डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और टुडेज टॉपिक इज व्हाट अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज के पीरियड में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर क्या है, इवापोरेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सभी कंसेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, तो कोलिगेटिव मतलब क्या, कोलिगेटस इस वर्ड से बना हुआ है कोलिगेटिव। तो कोलिगेटस का मीनिंग होता है कलेक्टेड टुगेदर, इसका मीनिंग होता है कलेक्टेड टुगेदर। कलेक्टेड टुगेदर मतलब संख्या के ऊपर डिपेंड होना। सो दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी हो पार्टिकल्स मतलब आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन में जो भी प्रॉपर्टीज है दैट प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन द नंबर्स नॉट ऑन द नेचर्स। तो वो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है। उस प्रॉपर्टीज को कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे। तो एग्जांपल इस प्रकार का है कि अगर किसी कोचिंग में या किसी कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 100 है, उनकी अगर फीस कलेक्ट की जाए तो 100 मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी फीस है उनकी, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x। अब उनमें कुछ होशियार है, कुछ मीडियम है, कुछ बिलो एवरेज है, तो रिजल्ट डिपेंड किसके ऊपर है, रिजल्ट डिपेंड है उनकी मेहनत के ऊपर और डिपेंड है उनकी ब्राइटनेस के ऊपर। मतलब जितना इंटेलिजेंट होंगे स्टूडेंट्स उतना अच्छा रिजल्ट आएगा उस कोचिंग का, उस इंस्टीट्यूट का या उस कॉलेज का। लेकिन फीस कलेक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, मतलब होशियार बच्चे बहुत सारी फीस देंगे और मीडियम बच्चे कम देंगे या वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होगा। तो फीस कलेक्शन इज डिपेंड ऑन द नंबर्स एंड रिजल्ट इज डिपेंड ऑन द नेचर। सो इसको कहेंगे कोलिगेटिव। ये तो एग्जांपल समझने के लिए था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टी which depends on the number of particles and it not depend on, ये डिपेंड नहीं है, not depend on nature of पार्टिकल्स, उन पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको सीखते जाएंगे। फिलहाल आज हम सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक क्या है। जब ये बेसिक समझेगा ना तो आगे जाके हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इवापोरेशन क्या होता है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इवापोरेशन मतलब क्या, इवापोरेशन ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द इवापोरेशन ये देखिए। जब इवापोरेशन समझेगा ना डीप में, जब इवापोरेशन समझेगा तब आपको वेपर प्रेशर समझेगा, वेपर प्रेशर समझेगा तो आपको बॉइलिंग पॉइंट समझेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें इवापोरेशन को बारीकी से पढ़ना होगा। तो इवापोरेशन मतलब क्या, जैसे ही हमने एक बीकर में क्या किया, हमने वाटर लिया। ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, इट इज अ प्योर सॉल्वेंट।
तो वाटर लिया और इसको हीट देना शुरू हुआ। लास्ट पीरियड में हमने देखा जैसे सबसे पहले हीट देना शुरू हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो सबसे पहले आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे यहाँ पे इस बीकर के बॉटम में या बाजू में साइड में कुछ बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स किस प्रकार के हैं या क्यों आते हैं वो बबल्स? इट इज रिलेटेड विद द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा पानी का, वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस, दिस लॉ इज रिलेटेड विद द गैस। तो किसका वॉल्यूम बढ़ा? गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। सो ड्यू टू दैट गैसेस आर एस्केप्स आउट। कल देखा हमने ये, ठीक है। अब हमें आगे जाना है, उस कंसेप्ट के आगे जाना है, कल के कंसेप्ट के आगे जाना है आज के लिए। तो अभी आगे जाना है, क्या करना है? अब क्या होता है, अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? बबल्स के बाद क्या होता है? बबल्स के बाद आपको यहाँ पे वेपर्स दिखाई देंगे। आपको क्या दिखाई देंगे? वहां पे वेपर्स दिखाई देंगे। सो दिस वेपर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इवापोरेशन प्रोसेस। व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, liquid start to convert into vapors is called as the evaporation process। ठीक है। अब कुछ अलग अलग से एग्जांपल देख के हम देखेंगे कि which factors are affect on the evaporation। ठीक है। तो सबसे पहले एक फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि इवापोरेशन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब आपको इवापोरेशन आप समझ गए, इसको हटाएंगे हम। इवापोरेशन समझ गए। अब क्या है, एक बीकर में हमने लिया वाटर और दूसरे बीकर में हमने लिया पेट्रोल। ठीक है। पेट्रोल लिया, पेट्रोल को हीट नहीं देते हैं डायरेक्टली, ये फ्यूल है। ठीक है। तो ये एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसको क्या किया हमने, बाहर रख दिया इसको, जहां पे इसके ऊपर सनरेज आएंगे। इस तरह से हमने दोनों बीकर को रखा वहां पे। तो इवापोरेशन में दोनों के क्या फर्क है? दोनों भी इवापोरेट हो जाएंगे, सनलाइट से दोनों भी इवापोरेट हो जाएंगे, लेकिन दोनों के इवापोरेशन में फर्क है। ये वाटर है, ये वाटर है और ये पेट्रोल है। तो किसका इवापोरेशन ज्यादा होगा? वाटर का इवापोरेशन ज्यादा होगा या पेट्रोल का इवापोरेशन ज्यादा होगा? तो यहां पे हमें दिखाई देगा कि वाटर भी इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, और पेट्रोल भी इवापोरेट हो रहा है। लेकिन इवापोरेशन रेट किसका ज्यादा है? इवापोरेशन रेट ज्यादा है पेट्रोल का। अब ये डिपेंड किसके ऊपर है? तो ये डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, पेट्रोल का जो भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ फोर्स है, तभी तो वो लिक्विड है, नहीं तो गैस बन जाता। तो मॉलिक्यूल में पेट्रोल के फोर्स है, वाटर के मॉलिक्यूल में H2O में कुछ फोर्स है। उसी को कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कोहेजिव फोर्सेस। क्या कहेंगे इसको हम? कोहेजिव फोर्सेस। अब हमें यह समझना है कि किसके मॉलिक्यूल में फोर्सेस ज्यादा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल का कोहेजिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द पेट्रोल मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू दैट इवापोरेशन प्रोसेस इज फास्टर इन पेट्रोल। इवापोरेशन किस में ज्यादा होगा? पेट्रोल में ज्यादा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कम है एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। ठीक है। तो अनुमान क्या है यहां पे? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट फैक्टर इज अफेक्ट ऑन द इवापोरेशन? इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर molecular forces। तो first factor effect on the evaporation is that what it is inversely proportional to the intermolecular forces। जिन भी लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्सेस ज्यादा होगा, उसका इवापोरेशन कम होगा। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगा, उसका इवापोरेशन ज्यादा होगा। सो इट्स प्रोपोर्शन इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं हम। अब दूसरा फैक्टर देखेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरे फैक्टर के लिए एग्जांपल्स को बदलना पड़ेगा यहां पे। तो हमने क्या किया? हमने एक बीकर में हॉट वाटर लिया,
एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम घर पे हर रोज ऑब्जर्व करते हैं, उस एग्जांपल को देखेंगे। चाय हमने एक ग्लास में ले ली, ग्लास में चाय भर दी और हमने चाय प्लेट में भर दी। ठीक है, चाय प्लेट में ली हमने और चाय हमने ग्लास में ले ली, या दूध हॉट वाटर या हॉट मिल्क हमने ग्लास में लिया और हॉट मिल्क हमने प्लेट में लिया। तो कौन सा मिल्क जल्दी ठंडा हो जाएगा, कौन सा मिल्क जल्दी कूल हो जाएगा, सबको पता है हमें। तो किसमें ठंडा जल्दी होगा? तो ठंडा होगा किसमें? प्लेट में जो मिल्क है, हॉट मिल्क है या हॉट वाटर है, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब ये है कि इट इज रिलेटेड विद द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, अब यहाँ का इस प्लेट में जो भी मिल्क है वो जल्दी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इवापोरेशन जल्दी हुआ। ठीक है, इवापोरेशन ज्यादा हुआ। यहाँ पे इवापोरेशन हुआ कम क्योंकि सरफेस एरिया कम, यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, evaporation is directly proportional to the surface area। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब ठंडा होने के लिए, ये ठंडा क्यों होता है थोड़ा डीप में बताता हूं मैं आपको, कि जैसे ही इवापोरेशन होगा ना, तो इवापोरेशन हुआ मतलब जो सरफेस एरिया, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और निकल जाएंगे बाहर। तो ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स है ना, वो नीचे के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये कूल हो जाता है वाटर। तो जैसे जैसे इवापोरेट होगा वैसे वैसे कूलिंग होगा। आपको पता है ना, हॉट वाटर हमने रख दिया, हॉट वाटर बीकर में लिया और रख दिया उसको, तो इवापोरेट होता है। वो शुरुआत में बहुत ज्यादा इवापोरेट होगा। अब जैसे जैसे इवापोरेशन हो रहा है वैसे वैसे जो नीचे सरफेस या वहां से इवापोरेशन हुआ अपर साइड लाइन से, और नीचे जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कम। मतलब ये एक कूलिंग प्रोसेस है। और वो मॉलिक्यूल जो है नीचे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वो हो जाते हैं कूल। अब वो भी इवापोरेट होके चले गए, तो नीचे के फिर कूलिंग, फिर चले गए, फिर कूलिंग, फिर चले गए, फिर कूलिंग। तो ये ऐसे कर करके क्या होता है, जो बचा हुआ पानी होता है वो हो जाएगा पूरा ठंडा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल में आ जाएगा और फिर थम जाएगा वो। ठीक है, तो क्या है, ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इवापोरेशन ये एक कूलिंग प्रोसेस है। सो इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना इवापोरेशन क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड फैक्टर देखते हैं फॉर द इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, यहां पे इसको हटाएंगे यहां से। थर्ड पॉइंट ये है कि एक बीकर है, एक बीकर में हमने लिया वाटर और दूसरे बीकर में भी हमने लिया वाटर। ठीक है, दोनों में भी सॉल्वेंट सेम है। अब इसको हीट दिया हमने 50 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो 50 डिग्री सेल्सियस में इवापोरेशन हो रहा है और 90 डिग्री सेल्सियस में भी इवापोरेशन हो रहा है। तो हमें ये सोचना है कि किस बीकर में ज्यादा इवापोरेशन होगा, और इससे हम अनुमान लगाएंगे कि व्हाट द फैक्टर, मतलब टेम्परेचर फैक्टर इज हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर फैक्टर किस तरह से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको 50 डिग्री सेल्सियस पे और 90 डिग्री सेल्सियस में किसमें इवापोरेशन ज्यादा होगा ये भी देख सकते हैं हम घर पे ऑब्जर्व करके, कि जैसे ही हीट बढ़ाएंगे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस का इवापोरेशन ज्यादा है। तो थर्ड कंक्लूजन इज दैट इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो थर्ड पॉइंट्स हमने यहां पे सीखे हैं।
कौन से हैं? इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब हम आगे जाके देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक एक करके देखेंगे हम। तो नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। जब पढ़ते हैं ना, जब टाइटल को पढ़ते हैं तभी 50% हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या पढ़ना है हमें। जैसे फिल्म का टाइटल से पता चलता है ना फिल्म की स्टोरी क्या होगी, उसी तरह से इस टाइटल को पढ़ते ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या है। तो वेपर प्रेशर में क्या है ये हम देखना है। वेपर प्रेशर मतलब क्या? तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक वेसल लिया, इस प्रकार का वेसल लिया यहाँ पे, ठीक है। एक इस वेसल में हमने सॉल्वेंट लिया, चलो इसको हम बोलेंगे कि इसमें वाटर लिया, ठीक है। इस ओपन वेसल में हमने क्या लिया? वाटर लिया। अब इस वाटर को अभी आगे जाके देखना है कि इस वाटर को हमने किया क्लोज। जैसे फल को हम ढक के रखते हैं ना, घर में ढक के रखते हैं, उसी प्रकार से हमने इस वेसल को ढक दिया, क्लोज किया, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया, बंद किया हमने इसको। अब क्या होगा, सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको, क्या किया हमने, इसमें इस ओपन कंटेनर में वाटर लिया और उस वाटर को किया क्लोज, ठीक है। अब सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले इस वाटर मॉलिक्यूल से जो लिक्विड स्टेट में है उसका इवापोरेशन होना शुरू होगा। मतलब जो सरफेस के जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या शुरू हुआ है? वेपराइजेशन शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? वेपराइजेशन शुरू हुआ है। किस प्रकार का वेपराइजेशन है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इवापोरेट होना शुरू होंगे। सबसे पहले अगर हीट दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, यहाँ पे कोई हीट नहीं दे रहे हम, हमने सिर्फ वाटर को रखा है उस क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होना शुरू हो गए। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया इन वाटर मॉलिक्यूल्स का जो लिक्विड स्टेट में है थे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन शुरुआत में बहुत फास्ट होगा, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? गैस स्टेट में। तो ये क्या है, ये राउंड राउंड जो दिखा रहे हैं ना हम, तो ये राउंड राउंड है वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर्स है ये किसके? इस वाटर के। तो शुरुआत में वेपराइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट है शुरुआत में। अब होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बम्बार्ड होंगे, एक दूसरे पे स्ट्राइक होंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इस वॉल पे स्ट्राइक होंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइक्स बम्बार्ड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे वो बम्बार्ड होंगे। इस जो कंटेनर की वॉल है उस वॉल पे बम्बार्ड होंगे। इसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी कम। अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनकी, हमें पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड की उससे भी कम होती है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी देखना है तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है या नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड हैव अ नेग्लिजिबल, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये हमने सॉलिड स्टेट में, जब सॉलिड स्टेट पढ़ा था हम चैप्टर, तो सॉलिड स्टेट में ये डिटेल में हमने देखा था, ठीक है। तो अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे पे बम्बार्ड होंगे, और यही वेपर मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पे बम्बार्ड होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी वजह से वो कन्वर्ट होंगे फिर से एक बार लिक्विड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स में, और वेपर मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स हो रहे हैं लिक्विड में। तो जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे उसको कहेंगे कंडेंसेशन। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उसको कहेंगे वेपराइजेशन, और वेपर मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन।
ओके तो शुरुआत में कंडेंसेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगी वेपराइजेशन प्रोसेस। तो शुरुआत में वेपराइजेशन प्रोसेस होगी फास्ट, ठीक है, और फिर वेपराइजेशन प्रोसेस स्लो होती जाएगी। जैसे ही यहां पे गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे ही कंडेंसेशन होना शुरू होगा, और जैसे ही कंडेंसेशन होना शुरू हुआ वैसे ही इवापोरेशन होगा कम और कंडेंसेशन होगा ज्यादा। तो इवापोरेशन होगा सबसे फास्ट शुरुआत में, फिर कंडेंसेशन शुरू होता है, और फिर एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे इवापोरेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स अब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने भी लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही वेपर्स के मॉलिक्यूल्स, उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट को क्या कहेंगे? उस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मतलब पता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट is converted to product is exactly equal to the number of product molecules is converted to the reactant। उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, तो यहां पे क्या है, जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस स्टेट को क्या कहेंगे? इस स्टेट को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो भी वेपर का प्रेशर है, अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ना, ये वेपर मॉलिक्यूल है, ये वेपर मॉलिक्यूल इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। हमारे ऊपर हवा है तो ये हवा हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो भी वेपर मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। कब? जब स्टेट इक्विलिब्रियम होती है तब हम उसको कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब क्या? वेपर ने अप्लाई किया हुआ प्रेशर, वेपर ने अप्लाई किया हुआ प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। लेकिन कब? जब स्टेट इक्विलिब्रियम होती है तब। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? Define vapor pressure. Vapor pressure is defined as the pressure exerted by the vapors when it is equilibrium with the liquid at particular temperature। ठीक है, तो इसको कहेंगे वेपर प्रेशर। लिखेंगे डेफिनेशन यहां पे, तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करता है वेपर प्रेशर? प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स। कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर्स व्हेन, कब? व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। लिक्विड पे जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तब जो भी प्रेशर अप्लाई करेगा वेपर्स, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक लिक्विड का टेम्परेचर अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा, डीजल का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, वाटर का अलग होगा। दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट सॉल्वेंट, दैट इज डिपेंड ऑन द intermolecular forces. So liquid at particular temperature, this is called as the vapor pressure। ठीक है, अब वेपर प्रेशर के आगे जाएंगे। अब इस क्लोज्ड कंटेनर को हमने कन्वर्ट किया, ओपन में निकाल दिया उसको हमने। अब इसे क्या करना है? इसे देना है हमें हीट। अब जैसे ही हीट देंगे इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे क्लोज्ड कंटेनर में, तब उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जब वेपर प्रेशर है तब तो लिक्विड बॉयल नहीं होगा ना। जैसे कि हम देखते हैं रिवर के पास गए या किसी तालाब के पास गए हम, तो वहां से कुछ वाटर के वेपर्स दिखाई देंगे आपको, वाटर दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, लेकिन वहां पे लिक्विड बॉयल तो नहीं होगा ना, तो उसको हमें हीट देना पड़ेगा। अब जैसे ही हीट देंगे इवापोरेशन बढ़ेगा। अब लिक्विड क्यों बॉयल नहीं होता है? वहां पे
जो नदी के पानी में होता है या तालाब के पानी में होता है, वो लिक्विड बॉयल क्यों नहीं होता है? और जब घर पे हम उसको हीट देते हैं या लेबोरेटरी में हीट देते हैं तब लिक्विड बॉयल कब होता है, तो लिक्विड बॉयल क्यों होता है? तो ये देखना है हमें कि लिक्विड बॉयल कब होता है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अगर 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता ना हमें कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो हम ये लिख देते कि at a temperature or temperature at which liquid starts to boil is called as the boiling point। लेकिन अभी वो डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, अब हमें थोड़ा सा एडवांस सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इवापोरेशन होना शुरू हुआ। अब इवापोरेशन होने के बाद ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, हमें पता है वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ये वेपर्स मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन रहे, वेपर्स मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन रहे, ये वेपर्स मॉलिक्यूल्स ज्यादा बन रहे, क्योंकि यहाँ पे नीचे से हीट चालू है, यहाँ से ऊपर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल है, ये वेपर मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। शुरुआत में तो वेपर मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी कम है उनका। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, हीट देना शुरू ही है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और वेपर्स के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड पे। अब ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, इनका प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब इन वेपर का प्रेशर आएगा तभी लिक्विड बॉईल होगा। उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट मतलब व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब लिक्विड बॉईल होता है, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब तक लिक्विड बॉयल नहीं होता है। इसीलिए तो हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होने का कारण यही है कि हर एक का इवापोरेशन रेट अलग है, हर एक के मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग है। तो इवापोरेशन अलग होने के कारण उनका जो वेपर प्रेशर है वो अलग है। तो इसीलिए जैसे कि पेट्रोल जल्दी बॉईल होगा क्योंकि उसका इवापोरेशन ज्यादा है ना, उसके पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उतना इवापोरेशन ज्यादा, तो पेट्रोल का इवापोरेशन फास्टली होगा। तो पेट्रोल का इवापोरेशन फास्टली होगा मतलब दैट वेपर्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस एंड बिकम्स फास्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उतना जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। इसलिए जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि इवापोरेशन कम। अब इवापोरेशन कम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए उसको लगेगा टाइम, उसको लगेगी हीट, उसका बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर, और इसी कारणवश बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है लिक्विड के, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, डेफिनेशन लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब व्हेन वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, then तब liquid start to boil। उस समय, उस टाइम, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होगा, that is called as boil। that point is called boiling point। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कब लिक्विड बॉयल होगा, जब वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा तभी लिक्विड बॉयल होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कब कम होता है या क्यों कम होता है, ठीक है। तो अब इसको हम हटाएंगे, इन वेपर्स को हटाएंगे यहां से और थोड़ा आगे जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर था, लिक्विड स्टेट में था, वाटर था। तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें मिला दिया साल्ट को या शुगर को, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवापोरेट नहीं होता है, शुगर इवापोरेट नहीं होता है, ठीक है, साल्ट इवापोरेट। तो कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हमने इसमें ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है, मैं स्क्वायर से दिखाता हूं यहां पे। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो आ जाएंगे यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स है। पहले तो प्योर सॉल्वेंट था, पहले तो वाटर था, लेकिन अब इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, अब हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट को। और किस प्रकार का सॉल्यूट है वो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे हम, तब इवापोरेशन रेट पे क्या असर होगा। जैसे कि प्योर लिक्विड है, इसमें प्योर लिक्विड है, तो इसका इवापोरेशन रेट कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब ये सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट को। अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से इवापोरेशन रेट पे क्या असर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डिस्कशन है। तो व्हाट द इफेक्ट ऑन इवापोरेशन व्हेन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें ही हमें पढ़ना है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ऑक्यूपाई कर लेगा कहां पे, सरफेस पे, अंदर भी जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर भी है पता है हमें, लेकिन हमें ज्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है हमें, ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। अब सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया पे क्या असर होगा, लोअर सरफेस एरिया, लोअर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा कम। अब हमें यह पता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना इवापोरेशन ज्यादा है, ठीक है, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा, उतना प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा, that exert pressure on the liquid surface, that gaseous molecules exert pressure on the liquid surfaces, ठीक है। तो यहां पे जो लिक्विड का सरफेस था वो हुआ कम। क्यों कम हुआ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो डॉट से दिखाए हमने वो लिक्विड के हैं, प्योर सॉल्वेंट के हैं, और जो बॉक्स से या इस बॉक्स से दिखाए हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो कुछ ना कुछ उसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब सरफेस को किया कम, सरफेस एरिया कम हुआ, इसका मतलब इवापोरेशन कम हुआ, इवापोरेशन कम हुआ इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ। तो जो भी फर्क है किसमें, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, वो दिखाते हैं हम किससे, डेल्टा पी इज इक्वल टू, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि फुल सरफेस एरिया अवेलेबल है इवापोरेशन के लिए, फुल सरफेस एरिया अवेलेबल है। तो इसको लिखेंगे P10, P1 फॉर सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट है ना तो इसलिए 1, तो प्योर 0 फॉर प्योर, डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है, डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। P10 क्या है, P10 है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, माइनस P। अब P क्या है, P है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P, दिस इज द
रिलेटेड विद द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्यूशन का? क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट occupies non-volatile solute molecules occupies the surface area. It minimizes the surface area. Due to that, it affects on the evaporation. Evaporation rate decreases, vaporization rate decreases. Due to that, automatically vapor pressure decreases. So we write that delta P is equal to P10 minus P delta P change in vapor pressure. P10 1 for the solvent, 0 for the purity. So this is the vapor pressure of pure solvent, and minus P for the vapor pressure of the solution. आगे जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या? नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बेसिक कंसेप्ट है किसके लिए? ये बेसिक कंसेप्ट है आगे जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमें उसके लिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P10। बस यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P10। तो डेल्टा पी मतलब क्या? डेल्टा पी मतलब इसको इस तरह से भी लिखेंगे हम P10 माइनस पी डिवाइडेड बाय P10। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये रेशियो है किसका? चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? एक रेशियो है। रेशियो किसका? रेशियो है ये रेशियो है किसका? चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिखेंगे यहां पे रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो। किसका रेशियो है ये? रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। वेपर प्रेशर किसका? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। दिस इज अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आई होप जो भी हमने आज सीखा है, क्या क्या सीखा है हमने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, फिर हमने सीखा वेपर प्रेशर क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द इवापोरेशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर हो जाता है कम। तो दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड एट लास्ट we studied about the relative lowering of vapor pressure. It is the ratio lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent। तो ये पूरा समझ गए हैं। जो भी क्वेश्चंस है इसके ऊपर सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट राउट्स लॉ। ठीक है, तो राउट्स लॉ इज रिलेटेड विद दिस बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, सो